नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और चीन ने सैन्य अधिकारियों के बीच वर्तमान सीमा स्थिति से निपटने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का आदर्श उदाहरण बना। कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 48.20% हुई। अब तक 1,14,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। वंदे भारत अभियान के अंतर्गत लगभग 65,000 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रसूता मृत्यु दर कम करने से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए कार्यबल का गठन किया। समाचार संध्या में अपने सहयोगी रवि कपूर के साथ मैं लवली निगम। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता लद्दाख में मोलदो चुशुलू सीमा चौकी के पास चीनी क्षेत्र में हुई। इसमें भारत और चीन की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी हिस्सा ले रहे थे ताकि सीमावर्ती इलाकों में वर्तमान स्थिति से निपटा जा सके। वार्ता से पहले भारतीय सेना ने एक बयान में कहा था कि दोनों देशों के अधिकारी सैन्य और राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे के संपर्क में हैं। इससे पहले शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने द्विपक्षीय संबंधों के समुचित परिदृश्य की समीक्षा की थी। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूर्व एशिया नवीन श्रीवास्तव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीन के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियांगाओ से वार्ता की थी। इसमें उन्होंने भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध बनाने के लिए कुछ समय पहले दोनों देशों के नेताओं में बनी सहमति का स्मरण किया था। वर्तमान वैश्विक स्थिति को देखते हुए दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति क्षेत्र में स्थिरता लाने में एक सकारात्मक घटक हो सकता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कई मामलों में आदर्श बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्ष के दौरान विकास का सफल आदर्श बनने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र कोरोना प्रबंधन में नया आदर्श बना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले 6 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राथमिकता दी है और इसके कारण क्षेत्र का आदर्श बनाना संभव हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की 1 वर्ष की उपलब्धियों की एक पुस्तिका और इसका संस्करण जारी करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय में वर्ष 2019 और 20 के दौरान आवंटित राशि का 100% खर्च करने पर बधाई दी और कहा कि क्षेत्र में सड़क, रेल और वायु संपर्क के संदर्भ में उल्लेखनीय काम हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक क्षेत्र में 400 टन से अधिक वस्तुएं हवाई मार्ग के जरिए लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद बांस उद्योग को विशेष बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में युवा उद्यमी विशेष भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेश लागू हो गए हैं। ये अध्यादेश हैं कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य प्रोत्साहन और सुविधा अध्यादेश 2020 तथा मूल्य आश्वासन और कृषि क्षेत्र सेवा अध्यादेश 2020। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दी थी। ये अध्यादेश कृषि उपज के निर्बाध व्यापार को सुगम बनाएंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जोड़ने के लिए सशक्त करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल में अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा किया है। इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय संस्थाएं बनाने के लिए 2019-20 में 4 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्रतिभावान प्रवासी भारतीयों को वापस लाने तथा भारतीय संस्थाओं में अनुसंधान कार्य करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने तथा नवाचार और जिज्ञासा की भावना विकसित करने के लिए अटल नवाचार मिशन गठित किया है। सरकार देश की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ला रही है, जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धतियों में एक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यार्थियों, अध्यापकों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक समर्थन देने तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मनोदर्पण नाम की पहल भी शुरू की है।
देश भर के 42 लाख सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत 2019-20 में प्राथमिक स्तर पर 17 लाख स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। वहीं स्कूली शिक्षा के लिए ऑनलाइन जंक्शन शगुन की शुरुआत की गई। इसके जरिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए सामग्री के साथ साथ वीडियो आधारित शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। उच्च स्तरीय शिक्षा का प्रसारण करने के लिए स्वयं प्रभा टीवी चैनल की शुरुआत की गई और इसके माध्यम से 32 निःशुल्क चैनलों के द्वारा विद्यार्थी घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले एक साल में 31 नए केंद्रीय विद्यालय खोले गए और 9 नए जवाहर नवोदय विद्यालय को कार्यात्मक बनाया गया। पहली से 8वीं कक्षा तक के 8 करोड़ से अधिक बच्चों को निःशुल्क वर्दी प्रदान की गई। वहीं मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 71 करोड़ रुपए जारी किए गए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48.20% हो गई है और स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या 1,14,073 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 4,611 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 9,887 मरीजों में कोरोना की पुष्टि होने के साथ ही देश में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 2,36,657 हो गई है। देश में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 294 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या अब 6,642 हो गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 2.80% है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 1,37,938 नमूनों का परीक्षण हुआ। इसके साथ ही देश में कुल नमूनों के परीक्षण की संख्या 45,24,317 हो गई है। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी देकर कोविड-19 की जांच सुविधा लगातार बढ़ा रहा है। इस समय देश में 742 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 का परीक्षण करने की मंजूरी मिली है। इनमें 520 सरकारी और 222 निजी प्रयोगशालाएं हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि राजधानी के प्रत्येक निजी अस्पताल में सरकारी चिकित्सा विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे जो कोविड-19 रोगियों के लिए उपलब्ध बिस्तरों पर निगाह रखेंगे। श्री केजरीवाल ने कहा कि कुछ अस्पताल कोविड-19 रोगियों को दाखिला नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अस्पताल के बिस्तरों की कालाबाजारी करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह की कालाबाजारी को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसका उद्देश्य अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में पारदर्शी तरीके से जानकारी देना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में कोविड-19 रोगियों के लिए आज की तारीख में बिस्तरों की कोई कमी नहीं है। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 बीमारी के परीक्षण को रोका नहीं गया है और 36 सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाएं परीक्षण कर रही हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 161 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 29 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। आंध्र प्रदेश में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 3,528 हो चुकी है, जबकि करीब 2,323 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,192 लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केरल में आज कोरोना वायरस से संक्रमण के 108 नए मामले सामने आए। ये दूसरा दिन है जब राज्य में एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। हालांकि एक दिन में 50 से ज्यादा व्यक्ति वायरस के संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। राज्य में फिलहाल 1,029 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। अभी तक कुल 762 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच केरल में कल पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 378 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 5,213 हो गई है। इस बीच इलाज से ठीक हुए 280 लोगों को आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक 1,968 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में फंसे करीब 944 प्रवासी श्रमिकों को श्रम विभाग ने हर संभव सहायता उपलब्ध कराई है।
जिले के 5 विभिन्न स्थानों पर उनके रहने की व्यवस्था की गई है। कश्मीर घाटी में लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद जिला प्रशासन शोपियां के श्रम विभाग ने सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटा के राहत राशि सीधे पंजीकृत मजदूरों के खातों में जमा करना शुरू कर दिया। पहले चरण में श्रम विभाग ने 23,65,000 रुपये का वितरण किया, जिसका उद्देश्य समाज के इस वर्ग की वित्तीय बाधाओं को कम करने की वजह से किया गया था। दूसरी किस्त के रूप में विभाग ने इन मजदूरों के खातों में 23,48,000 रुपये जारी किए, जबकि तीसरे चरण में 23,74,000 रुपये सीधे लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से इन लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किए गए, जिससे 2,490 सक्रिय श्रमिकों को लाभ पहुंचा है। मार्च, अप्रैल और मई के महीनों के लिए लाभार्थियों के खातों में जारी 70,87,000 रुपये की राहत की 3 किस्तों ने श्रमिकों को राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद में मदद दी है, और वो भी तब जब कोविड की स्थिति के कारण इन श्रमिकों की आजीविका को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सोमवार से खुलने जा रहे धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटलों और रेस्तरां के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा पहले जारी किए जा चुके दिशा निर्देशों की ज्यादातर बातें शामिल की गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में 5 से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों को इस बारे में स्थानीय प्रशासन के आदेशों का अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। सभी धार्मिक स्थलों के गेट पर सैनिटाइजर का होना आवश्यक रहेगा और सिर्फ बिना कोविड-19 के लक्षणों वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही हर किसी के लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा। मूर्तियों को छूना प्रतिबंधित रहेगा और चढ़ावे को प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सामूहिक गान के स्थान पर रिकॉर्डेड भजनों का इस्तेमाल होगा। शॉपिंग मॉल और रेस्तरां के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मॉल में एस्केलेटर का इस्तेमाल करने के लिए 1 सीढ़ी की दूरी बनाकर रखनी होगी और होटलों तथा रेस्तरां में ऐसे कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जा सकेंगे जिसमें भीड़ जुटे। फूड कोर्ट और रेस्तरां में बैठने की जगह का सिर्फ 50% ही इस्तेमाल होगा। सभी स्थानों पर सीसीटीवी चालू हालत में होने चाहिए और हर संस्थान को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात के शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान विद्यार्थियों के घर पर पढ़ाई करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश राज्य के सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए हैं। एक रिपोर्ट। स्कूलों से कहा गया है कि वे पात्र छात्रों के लिए मुफ्त में शैक्षिक सामग्री के वितरण की आवश्यक व्यवस्था करें। स्कूलों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 8 जून से 13 जून तक यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। स्कूलों को शिक्षण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, टेलीविजन कार्यक्रम जैसे विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करना होगा। दूरदर्शन का डीडी किन्नर चैनल राज्य शिक्षा बोर्ड और GCERT द्वारा तैयार कार्यक्रम के अनुसार विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाएगा। होम लर्निंग अवधि के दौरान मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जारी रखा जाएगा, जिसके लिए सरकार वितरण की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में दावेदारों को वन भूमि के 2,57,000 से अधिक पट्टे दिए गए हैं। इसके अलावा 10,000 बकाया वैध दावों को भी पट्टे देने की प्रक्रिया जारी है। राज्य में इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वन अधिकार के 3,60,000 से अधिक दावे विभिन्न कारणों से निरस्त हुए हैं। इन्हीं निरस्त दावों का पुनः परीक्षण MP वन मित्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इस पोर्टल में अभी तक 20,794 ग्राम पंचायतों के सचिवों की प्रोफाइल अपडेट की जा चुकी है और लगभग 35,000 से ज्यादा दावेदारों ने अपने नए एवं पूर्व के निरस्त दावों के पुनः परीक्षण के लिए ऑनलाइन दावे प्रस्तुत किए हैं। इन दावों का ग्राम वन अधिकार समितियों, उपखंड स्तरीय समितियों एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समितियों द्वारा निराकरण किया जा रहा है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दावों के निराकरण के लिए 30 जून तक का रोड मैप भी तैयार किया गया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी पात्र वनवासी दावेदार अपने वन अधिकार के हक से वंचित न हो। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच वर्तमान सीमा स्थिति से निपटने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का आदर्श उदाहरण बना। कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 48.20% हुई। अब तक 1,14,000 से अधिक लोग ठीक हुए। वंदे भारत अभियान के अंतर्गत लगभग 65,000 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रसूता मृत्यु दर कम करने से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए कार्यबल का गठन किया। एयर इंडिया ने वंदे भारत अभियान के तीसरे चरण के लिए सिर्फ 15 घंटे में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप के लिए 22,000 से ज्यादा सीटों के टिकट बेचे हैं। अभियान के तहत 6 मई से अब तक लगभग 65,000 लोगों को स्वदेश लाया जा चुका है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए एयर इंडिया ने आज बताया कि तीसरे चरण के तहत और सीटों की पेशकश की जाएगी। टिकटों की बिक्री कल शाम 5 बजे शुरू की गई थी और आज सुबह 8 बजे तक अधिकतर सीट बुक हो चुकी थीं। एक बयान में एयर इंडिया ने कहा कि इस छोटी सी अवधि में 6 करोड़ से अधिक बार वेबसाइट देखी गई। एयर इंडिया यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका के लिए इस महीने की 10 तारीख से लेकर 1 जुलाई तक लगभग 300 उड़ानों का संचालन करेगा। एयर इंडिया ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत अभियान के पहले चरण में 64 उड़ानों का संचालन किया और 12,708 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। दूसरे चरण में अब तक 290 उड़ान संचालित की जा चुकी हैं और 52,113 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत कुवैत में फंसे 90 भारतीय नागरिक आज तीसरे पहर बिहार के गया पहुंचे। ये लोग कोरोना प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन में फंसे हुए थे। इनमें से 89 यात्री बिहार से, जबकि एक झारखंड से है। झारखंड के यात्री को राज्य भेज दिया गया है। बिहार के यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग के बाद बोधगया के विभिन्न होटलों में 7 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान से आज शाम 100 से अधिक यात्री कुवैत से त्रिची पहुंचे। इनमें 13 रामनाथपुरम तथा 10 त्रिची जिले के हैं। यात्रियों की जांच के लिए नमूना लेने के बाद उन्हें विशेष बसों से उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। आईएनएस जलाश्व के 700 प्रवासी भारतीयों को लेकर कल तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंचने की संभावना है। ये जलपोत मालदीव की राजधानी माले से कल स्वदेश के लिए रवाना हुआ। भारतीय सेना का ये जहाज समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत 4 जून को तीसरे फेरे में माले पहुंचा था। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नौसेना विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस ला रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञ की राय श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग में डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घरों में रहने, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने तथा योग करने की सलाह दी है। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional need of the family. एम्स के ही संक्रमित रोग विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर अन्विता अग्रवाल ने लोगों को लापरवाही न बरतने तथा अपने घरों में ही रहने का आग्रह किया है। Coronavirus may be invisible, but the number of people affected are very much visible, and the numbers are increasing from day to day. Don't be negligent. Please stay at home. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कुटेचा परिचर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123314444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत जरूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सबका खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना जरूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है। कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है। इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है।
हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। सरकार ने सोशल मीडिया में लगातार आ रही इस खबर को गलत बताया है कि कोविड-19 के इलाज में एस्प्रिन दवा काफी कारगर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 एक तरह के विषाणु से होने वाला संक्रमण है, जिसके प्रभावी इलाज के लिए अभी तक कोई विशेष दवा नहीं खोजी जा सकी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दी। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। सरकार ने मातृत्व की आयु, प्रसूता मृत्यु दर घटाने और पोषण का स्तर सुधारने ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने मातृत्व की आयु, प्रसूता मृत्यु दर घटाने और पोषण का स्तर सुधारने जैसे मुद्दों पर विचार के लिए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जया जेटली की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कार्यबल इन विषयों से जुड़े मौजूदा कानूनों में आवश्यकता के हिसाब से संशोधनों की सिफारिश करेगा और इन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार करेगा। कार्यबल शिशु मृत्यु दर IMR, प्रसूता मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर TFR, जन्म के समय लिंग अनुपात SRB और बाल लिंग अनुपात CSR के अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर विस्तार से विचार करेगा। ये महिलाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के सुझाव भी देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 2020-2021 के अपने बजट भाषण में महिला कार्यबल का गठन किए जाने की घोषणा की थी। पर्यावरण मंत्रालय ने आज कहा कि सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रयासों से बाघ को विलुप्त होने के कगार से सामान्य स्थिति में लाया जा रहा है। इसका पता वर्ष 2006, 2010, 2014 और 2018 की बाघ गणना से चलता है। पिछले 8 साल के दौरान बाघों की मृत्यु दर पर स्पष्टीकरण देते हुए मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में मीडिया में आई खबरें भ्रामक और गुमराह करने वाली हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कहा है कि देश में बाघों की संख्या 6% की दर से बढ़ रही है। प्राकृतिक आवास सुरक्षित करने से बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 से 2019 तक की अवधि में पाया गया है कि प्रतिवर्ष देश में लगभग 94 बाघों की मृत्यु हो रही है। बाघों की वृद्धि दर को देखते हुए ये आंकड़ा संतुलित है। प्राधिकरण ने कहा है कि बाघ मृत्यु से संबंधित आंकड़ों में उच्च पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नागरिकों को ये उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तक नल से जलापूर्ति की योजना को तेजी से लागू करना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य के कुल 41,357 गांवों में से 22,155 गांवों में पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति पहले से ही की जा रही है, लेकिन केवल 2 लाख ग्रामीण परिवारों के पास ही नल से जलापूर्ति की सुविधा मौजूद है। इनमें ज्यादातर ऐसे परिवार हैं जो समाज के गरीब और वंचित वर्ग से हैं।
जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इसे ध्यान में रखते हुए अगले 4 से 6 महीनों के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तक नल से पानी पहुंचाने का काम तेजी के साथ किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हिमालय में पवित्र गुफा के लिए इस वर्ष होने वाली स्वामी अमरनाथ जी यात्रा के लिए आज वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ प्रथम पूजा संपन्न की गई। ये हवन और पूजा श्री अमरनाथ जी तीर्थ बोर्ड, बाबा अमरनाथ तथा बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास ने संयुक्त रूप से कल जम्मू के तिल्लों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्री चैतन्य आश्रम तालाब पर आयोजित की। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए प्रथम पूजा का स्थान कश्मीर के चंदनवाड़ी से बदलकर जम्मू के चैतन्य आश्रम किया गया है। सभी रीति रिवाज मास्क पहनकर और परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करते हुए संपन्न किए गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की मुश्किलों को कम करेगी। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पुस्तक आरंभ का विमोचन और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने 1 वर्ष में विभाग की कुछ प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी भर्ती के क्षेत्र में मूलभूत सुधार किए गए हैं और एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव अग्रिम चरण में है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दक्षिण की बात करें तो चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 1 या 2 बार बारिश होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर की ओर चलें तो जम्मू में तापमान 22 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। श्रीनगर में दोपहर बाद, शाम को या रात के समय बादल छा सकते हैं। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम या रात को गरज के साथ बारिश होने या गरज के साथ छींटे पड़ने और धूल भरी आंधी चलने का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चंद्रिका जोशी, समाचार कक्ष। पुणे की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के गले से लार का नमूना लेने के लिए एक स्वदेशी उपकरण नेसोफारिंजियल विकसित किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ये प्रयोगशाला एक दिन में 1 लाख नेसोफारिंजियल निर्मित करेगी। ये एक बेलनाकार प्लास्टिक की छड़ी है जिसके ऊपर एक ब्रश लगा है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न अनुकूल उपाय अपनाने के लिए त्रिची रेलवे जंक्शन को प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग प्रदान की है। ये रेटिंग भारतीय रेलवे के पर्यावरण निदेशालय द्वारा विकसित हरित रेलवे स्टेशन रेटिंग प्रणाली के अनुसार है और इसे पर्यावरण के अनुकूल भवन निर्माण को बढ़ावा देने वाली इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के सहयोग से विकसित किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच वर्तमान सीमा स्थिति से निपटने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का आदर्श उदाहरण बना। कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 48.20% हुई। अब तक 1,14,000 से अधिक लोग ठीक हुए। वंदे भारत अभियान के अंतर्गत लगभग 65,000 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रसूता मृत्यु दर कम करने से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए कार्यबल का गठन किया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।